सदस्य ने जो जानकारी चाहा है कि जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरीकरण मिशन के वर्टिकल BSUP के तहत और प्रधानमंत्री आवास योजना में अंतर क्या है तो और लाभ कैसे मिलता है, तो मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मोदी जी की सरकार ने शहरी विकास और आवास के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व क्रांति की नींव रखे हैं। यह नींव केवल ईंट और गारे का नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों के सपनों को साकार करने की कहानी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सिद्धांत माननीय मोदी सरकार की नीतियों का पथ प्रदर्शक है और इसीलिए प्रधानमंत्री आवास जैसी योजनाएं समाज के अंतिम छोर तक विकास की किरणें पहुंचाने का सार्थक प्रयास कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2014 के पहले की सरकारों ने विकास के नाम पर केवल खाना पूर्ति किए, योजनाएं या तो कागजों में सिमट करके रह गया या घटिया निर्माण होने के कारण उसका लाभ गरीबों तक नहीं पहुंचा। चाहे वह जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन हो या राजीव आवास योजना हो, इसका लाभ लोगों को उस तरह से नहीं मिला। केवल नारा लगाते रहे, हम भूख मिटाएंगे, हम गरीबी हटाएंगे, लेकिन न तो गरीबी हटी न भूख मिटी। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, गरीबी हटाने का काम यदि किसी ने किया है तो आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आंकड़े हमारे सामने कठोर सच्चाई को रखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देश भर में 6.54 करोड़ लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे। यह आंकड़ा हमें उस विशाल चुनौती को याद दिलाती है जो शहरी गरीबों के सामने थी। एक ऐसा जीवन, न सर के ऊपर पक्का छत, न पीने के लिए स्वच्छ पेयजल और न ही सम्मान की कोई गारंटी। आदरणीय मोदी जी की सरकार ने इस चुनौती को न केवल स्वीकार किया बल्कि इसे अवसर में भी बदला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 25 जून 2025 से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी लागू हुआ। इस योजना के माध्यम से हम पात्र लाभार्थियों को ऑल वेदर पक्के आवास उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मांग आधारित योजना है। राज्य सरकारों की मांगों के आधार पर हमने इस योजना के माध्यम से 1,22,64,000 से भी ज़्यादा आवास स्वीकृत किए हैं, जिनमें से 98 लाख से भी ज़्यादा आवास पूरे कर लिए गए हैं और जनता को समर्पित भी कर चुके हैं। 2 लाख करोड़ रुपए के केंद्रीय सरकार के सहयोग से 1 करोड़ से भी ज़्यादा परिवारों के 5 करोड़ लोगों के चेहरे पर मुस्कान सजाने में यह योजना कामयाब रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, और सबका साथ सबका विकास इस मंत्र के अनुरूप माननीय अध्यक्ष महोदय, 22 लाख से अधिक आवास अल्पसंख्यकों को, 24 लाख से अधिक आवास SC/ST समुदाय के हमारे भाई बहनों के लिए और 42 लाख से भी अधिक आवास पिछड़ा वर्ग के लिए स्वीकृत किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का इंस्टीट्यूट स्लम वर्टिकल विशेष रूप से झुग्गी झोपड़ियों को आवास प्रदान करने के लिए होता है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए इस योजना के माध्यम से 90 लाख आवास महिलाओं के नाम से स्वीकृत किया गया है, जिससे महिलाओं का जीवन भी बेहतर हुआ है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मान्यवर, मेरा दूसरा पूर्व प्रश्न है कि माननीय मंत्री महोदय से यह है महोदय, देश के ऊर्जावान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गरीब हितैषी सोच में चल रही प्रधानमंत्री आवास योजना ने शहरी गरीबों को पक्का घर, इज्जत और सुरक्षित जीवन दिया है। माननीय सदस्य, आप दूसरी बार के सदस्य हो, प्रश्न बिना पढ़े बोलना की तैयारी करो। ठीक सर। कृपया बताएं कि मेरे क्षेत्र में इससे कितने परिवारों का सपना पूरा हुआ है। माननीय मंत्री जी, संख्या बता दो आप। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, मैं उत्तर प्रदेश का आंकड़ा बता देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शाहजहांपुर का भी बता देता हूं। उत्तर प्रदेश में हमने 21 लाख से भी ज्यादा आवास स्वीकृत किए हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश के माननीय सदस्य उत्तर प्रदेश का पूछा, इसलिए जवाब दे रहे हैं वे। जिसमें से 17 लाख बैठे जवाब नहीं करते हैं। घरों में काम प्रारंभ हुआ और 17,17,000 आवास पूरे कर चुके हैं, लाभार्थियों को सौंपे भी जा चुके हैं। शाहजहांपुर के लिए 25,481 घर स्वीकृत हुए हैं, 25,129 घरों में काम प्रारंभ हुआ, 24,203 घर लाभार्थियों को पूरा करके सौंपे भी जा चुके हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन नंबर 4, डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे।
श्री नरेश गणपत मस्के। माननीय मंत्री महोदय, जी उत्तर पटल पर रख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर पर रख दिया गया है। माननीय सदस्य। Honorable Speaker, sir, in the reply, it has been stated that the water is being a state subject as reported by the government of Karnataka. 169 complaints, irregularities have been received, and that the state government has been requested to take necessary action in respect of these irregularities allegations. However, no action has been taken by the government of Karnataka on the irregularities identified in my parliamentary constituency, Chitradurga. Second, sir, it has been informed that the Chitradurga district, out of 3,81,012 households, 36,248 household tap connections have been provided. However, during my personal inspection, several villages in my constituency observed that the claimed 88.25% household connections have not been actually provided on the ground. In view of the above, I request the Honorable Minister to kindly constitute a technical expert team to conduct the inspection in Chitradurga district and take necessary steps to ensure the supply of safe and quality water to all the households in my constituency. माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, जो सदस्य ने प्रश्न पूछा है उसके बारे में, चित्रदुर्ग के बारे में उन्होंने कई महीनों के पहले भी पत्र लिखकर, 3-4 पत्र लिखकर भी उन्होंने डिटेल मांगा था। हमने स्टेट से उसके बारे में डिटेल मंगवाई, मगर आज तक उन्होंने जो डिटेल दिया नहीं है। मगर चित्रदुर्ग जिले में कुल 3.81 लाख ग्रामीण परिवारों में से 3.36 लाख परिवारों में से 88% को नल जल कनेक्शन मिल चुका है। जो जल जीवन मिशन के अंदर जितना भी उनको ग्रांट आवंटन किया जाता है, उसके ऊपर खुद स्टेट अपना काम करती है, वही टेंडरिंग करती है, वही DPR भी बनाती है और वही कंप्लीशन करके हमें रिपोर्ट भी करती है। और माननीय आप जानते हैं कि इसके बारे में कई बार जो कंप्लेन हुई थी, इसके कारण माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने भी निर्देश दिए थे, इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम टीम बनाकर भेजे हैं, अलग अलग टीम ने उसका रिपोर्ट भी दिया है और उसके आधार पर हमने स्टेट को भी रिपोर्ट देकर उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए किया गया है। और पूरे देश में बहुत से करीब 4,000 से ज़्यादा लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई है। चित्रदुर्ग में भी अगर कोई कमी मिलेगी तब उसके ऊपर काम करेंगे। माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री, आप सप्लीमेंट्री पूछना चाहते हैं माननीय सदस्य? नहीं सर, नहीं। ओके। क्वेश्चन नंबर 6 श्री बेनी बेनन। माननीय मंत्री महोदय, सभापति, ऑनरेबल मेंबर। Sir, Kerala's several instances of road failure have been occurred, resulting in accidents and loss of human life. Sir, in his reply, Honorable Minister stated that a committee is appointed for the inquiry. Sir, in this National Highways, this contract agreement is two types. One is EPC model and HAM model. So both this agreement, the responsibility for preparation of the road design rested with the contractors themselves. That such designs are often not prepared in accordance with the local terrain and soil conditions. That adequate soil testing is not conducted. And scientific and monitoring supervision during construction are inadequate. And whether the government proposed to take a sub-independent agency for design, preparation, supervision, and scientific monitoring of national highway construction. Sir, also, and the Parliamentary Public Accounts Committee has submitted a study report regarding the construction failure, structural defects, and road collapse in the national projects executed by the National Highway Authority. And if so, the major findings and the recommendations of the committee
and the action taken by the central government thereon, including corrective measures to prevent recurrence of such failure. महोदय, ये जो क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग 66 का है, जो कि विभिन्न संरचनाओं पे जो घटनाएं घटी हैं, जो प्रॉब्लम्स आई हैं, ये करीब 550 किलोमीटर का ये मार्ग है, जिसमें 13 प्रोजेक्ट चल रहे हैं केरल के अंदर, जो उत्तर से दक्षिण की ओर है। NH जिस माननीय सदस्य जी ने जो जिक्र किया है कि NH 66 पे फ्लाईओवर और अंडरपासों में RS दीवार की गिरने की घटना घटी, स्लोप के धंसने की भी घटनाएं मामले सामने आए हैं, और इसके लिए हमने IIT पलक्कड़ और IIT दिल्ली, IIT कानपुर और IIT गांधीनगर के संस्थानों की एक समिति बनाई गई, और उन समितियों के अनुसार जो भी हमको गाइडेंस किया गया वो कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा उस पर कार्रवाई अपने खर्चे पर ही कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है। और भी RS वाल्व में संबंधित घटनाओं में 10 भूवैज्ञानिक संस्थानों की नियुक्ति किया गया है, जो कि NH 66 पर ऐसे 351 फ्लाईओवर को भू विश्लेषण कर रहे हैं। यह IIT पलक्कड़ के देखरेख में काम हो रहा है बाकी का। निर्माण मानकों की समीक्षा के बाद अब केरल राज्य के तटीय क्षेत्र में मिट्टी की विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए भू तकनीकी विशेषज्ञों के रिपोर्ट के आधार पर काम चल रहा है, और फ्लाईओवर के हिस्से को बढ़ाने का भी हम डिपार्टमेंट ने निर्णय लिया है। RS दीवार की ऊंचाई को कम करने का भी निर्णय लिया है, ताकि वो उनकी भविष्य में टूटने की संभावनाएं ना रहे। जो कंफ्यूजन माननीय सदस्य जी का था उसको पूरा किया। Honorable member supplementary. Sir, my second question. Sir, in the last session, the honorable minister, the cabinet minister, assured a question raised by Mr. Premendran that the national highway projects, whether the height of the road embankment exceeds 10 meters, a flyover or elevated structure will be constructed instead of earth embankment, and whether the government is ensuring strict compliance with assurance in ongoing projects. And in the national highway, many of the major contractors give it subcontractors, and the subcontractors are not eligible for this type of work. And sir, whether the government proposed to tighten eligibility criteria for technical qualifications, norms and past performance and requirement for the contractors executing national highway projects. And the punishment is very, sir, the penalties imposed on the contractors for substandard construction, safety violations and abnormal delays in national highway projects are very low and ineffective as different. So whether the government proposed to introduce provision for permanent banning or long-term debarment of these type of contractors whose negligence and faulty execution endangers public life and property. Another question, sir. One more question, sir. There's a major project in the national highway in Kerala, that is Angamali-Kundanur project. Sir, the Angamali-Kundanur bypass, the notification already started, but unfortunately, the 3A notification is cancelled because of due to the delay of the land acquisition. Now, sir, my question is, sir, whether the government proposed to reissue the 3A notification, the 3A notification within the month of February itself. 5 questions. माननीय अध्यक्ष जी, चूँकि माननीय सदस्य जी के द्वारा कहा गया है कि उसमें डिज़ाइन में कोई चेंज किया गया है, मगर आपके मतलब सदन की जानकारी के लिए, क्योंकि ये 6 लेन +2 जो सर्विस रोड है 6 लेन पर बनाए हैं, तो ये करीब 43,000 टोटल इसमें खर्च आ रहा है। और इसमें लैंड, क्योंकि लैंड की कॉस्ट भी केरल में बहुत ज़्यादा रहती है, और मिट्टी की भी, चूँकि मैंने जैसे बताया है कि IIT दिल्ली, IIT पलक्कड़, गांधीनगर, जो भी उन्होंने हमको रिपोर्ट दी है, और भूवैज्ञानिकों की रिपोर्ट के अनुसार ही हम उसकी हाइट में भी कोई परिवर्तन करना है वो किया जा रहा है। और जैसा उन्होंने बोला है कि इस विषय में जो कंडीशन के अनुसार DPR में रेटिंग दी गई है, और रेटिंग अभी कट रहे हैं, और अगर कहीं पर भी इसमें कोई समस्या आएगी, कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई भी हम कर रहे हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर माननीय सदस्य जी ने जो क्वेश्चन कहा है, क्योंकि वहाँ एक टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है कि मिट्टी ना मिलना, और उसके कारण से बड़ी समस्या रहती है। रोड में जो हमको भूमि की ज़रूरत जितनी होती है वो भी बहुत समस्या रहती है, क्योंकि 45 मीटर में ही
हम 6 लेन रोड भी बना रहे हैं, 2 लेन भी बना रहे हैं, और ट्रैफिक का भी बहुत सारा प्रेशर रहता है और ट्रैफिक भी रोकना कठिन है, और रोड को भी चलाते हुए काम करना वो भी कठिनाई है। कभी कभी हमको डाइवर्जन देकर भी रोड बनाने की आवश्यकता पड़ती है। उसके लिए भी स्थानीय सरकार की, राज्य सरकार की भी हमको सहयोग चाहिए। जैसा माननीय सदस्य जी के द्वारा कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ हम वो सारी जांच के आधार पर जो भी जिस पर कार्रवाई कर रहे हैं वो सारी कार्रवाई की जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल। क्वेश्चन नंबर 7 माननीय मंत्री महोदय। उत्तर पटल पर लग दिया गया है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि आपने जल जीवन मिशन आपने शुभारंभ की और जिसके वजह से नल का जल गांव के घरों तक पहुंच रहा है। महोदय, शुरू में यह मामूली सा 10% के लगभग घरों में था, लेकिन आज इसकी परसेंटेज बढ़ करके काफ़ी आगे हो गई है। लगभग 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.79 करोड़ से अधिक यानी 81.56% परिवारों के पास उनके घर में नल का जल पहुंच गया है। यह काफ़ी हमें लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी नहीं, यह देश के लिए इससे बड़ा सुखद कोई समाचार नहीं हो सकता। मैं अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि बिहार के अभी तक कितने घरों तक यह नल का जल गया है और वहां किस तरीका से पूरे 100% घरों तक यह पहुंच जाएगा, क्योंकि इन्होंने देश के 8 राज्यों में और 3 केंद्र शासित राज्यों में 100% नल का जल पहुंचाने में सफलता पाई है। बिहार में कब तक 100% घरों तक नल का जल पहुंच जाएगा, मैं माननीय मंत्री जी आपके माध्यम से जानना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, सदस्य ने बहुत अच्छा प्रश्न भी पूछा और बहुत अच्छी जानकारी भी सदन को दी है। 2019 तक पूरे देश के अंदर सिर्फ 3,19 लाख सिर्फ कनेक्शन थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको जल जीवन मिशन के द्वारा राज्य सरकार की जवाबदारी होने के बावजूद उसके अंदर आर्थिक और टेक्निकल जो सहायता देने की जो योजना बनाई, उसके कारण आज के तारीख में करीब 16 करोड़ घरों के अंदर पूरे देश में 81% से ज़्यादा घरों में पानी दिया गया है। ये जो सदस्य ने पूछा है कि उनके बिहार में क्या स्थिति है, तो बिहार सरकार ने जल जीवन मिशन में हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने अपने पैसे से काम किया है और उनको मैं अभिनंदन भी दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कम खर्चे में अच्छी क्वालिटी के साथ बिहार में भी काम किया है और वो बिहार ने खुद ने किया है। इसके लिए उनका फिगर हमारे पास अभी नहीं है, मगर उनकी जानकारी मिलेगी। माननीय सदस्यगण, मैं आज देख रहा हूं कि कई लोग इधर भी और उधर भी बातों में बहुत व्यस्त हो रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है और निवेदन भी है कि सदन की मर्यादा, सदन की गरिमा और सभागृह के अंदर की मर्यादा बना के रखेंगे, जब ही देश के अंदर लोकतंत्र की मर्यादा रहेगी। इसीलिए आपको कोई बहुत लंबी चर्चा करनी हो तो आप सदन के बाहर जाकर चर्चा करें, नहीं तो मैं नाम से टोकूंगा। माननीय सदस्य वेणुगोपाल जी, बहुत देर से आप चर्चा करें, बाहर जाके चर्चा करो, अंदर नहीं। जो भी मैंने कहा कि कुछ देर 2 मिनट कोई बात करनी हो कर लो, लंबी मंत्रणा के लिए सभागृह नहीं है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने काफ़ी विस्तार से और बहुत से सही जो वास्तव में देश में नल का जल पहुंचा उसकी जानकारी दी है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि आपने आंगनबाड़ी और स्कूलों में देश के लगभग 90% स्कूलों तक आपने नल का जल पहुंचाया है, और लगभग 86% आंगनबाड़ी केंद्रों तक आपने पहुंचाया है। मैं बिहार के संबंध में माननीय मंत्री से विशेष कर करके महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र बिहार
के बारे में मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि वहां कितने % आंगनबाड़ी और कितने % स्कूलों तक नल का जल पहुंचा है, और उसमें महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में यह कितने % पहुंचा है, और कब तक 100% बिहार के सभी स्कूलों में, सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में और महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के एक एक घर परिवारों तक नल का जल पहुंच जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पहले भी बताया कि बिहार सरकार ने जल जीवन मिशन में कोई हिस्सा नहीं लिया, उन्होंने कोई ग्रांट भी नहीं ली, उन्होंने अपने पैसे से अपना DPR बना के उन्होंने काम किया है, अच्छा काम भी किया है, मगर उन्होंने कितने आंगनवाड़ी में पानी दिया है वो इसका डिटेल हमारे पास अभी नहीं है। मेरी शायद में आपने जवाब में दिया है जी। स्कूलों में 89.62 जी और आंगनबाड़ी में 80.60 आपने जवाब दिया है। पूरे देश का है वो। हाँ जी। पूरे देश का है जी। जबकि शेष आज अपनी योजनाओं से कार्य करेंगे स्कूलों में, ये पूरे देश का आंकड़ा है। जी। क्वेश्चन नंबर नवचरण माझी जी। नवचरण माझी। क्वेश्चन नंबर 8 श्री VK श्रीकंदन। आज सबका आप देखिए, माननीय सदस्यों का बहुत मुश्किल से 20 में लॉटरी में नंबर खुलता है। अब आप 5 पे 6 पटक जाए तो 14 के साथ अनजस्टिस है नहीं? बताइए अनजस्टिस है नहीं है? बताइए। नहीं आप बताइए। अच्छा आप निर्णय के लिए सदन पे निर्णय पे छोड़ता हूं। अगर आप कहेंगे कि वो 5 के लेकर वाली सप्लीमेंट्री पूछ, तो मैं 1 में सप्लीमेंट्री पूछ कर पूरा 1 घंटा 1 में खर्च कर सकता हूं, लेकिन न्याय है नहीं है? बताइए आप। 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है यहाँ पर, और इतने सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बड़ी मुश्किल से 20 के क्वेश्चन आते हैं। मैं सदस्यों से भी कहूंगा संक्षिप्त में पूछे, और माननीय मंत्री महोदय से भी कहूंगा संक्षिप्त में पूछे, ताकि हम 20 के प्रयास करते हैं, फिर आगे धीरे धीरे सप्लीमेंट्री का ही प्रयास करेंगे। श्री के VK श्रीकंदन। नो मंत्री जी को माननीय मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, उत्तर सभा पटल। क्वेश्चन नंबर 9 श्री पुरुषोत्तम भाई रूपाला। माननीय अध्यक्ष जी, क्वेश्चन नंबर 9। माननीय मंत्री महोदय। उत्तर पटल पर रख दिया गया है। ओके 1 मिनट माननीय सदस्य। हाँ, नंबर 8। तो आप नंबर 8 आप उठ नहीं पाए थे ना। माननीय मंत्री महोदय कर चुके सर। माननीय सदस्य, ऑनरेबल मेंबर, प्लीज स्पीक क्वेश्चन। Sir, my question is, what are the total number of detailed projects reports prepared so far on the proposals received concerning Kerala State? अध्यक्ष महोदय, क्योंकि माननीय सदस्य जी के द्वारा बोला गया है कि राज्य की सरकार राज्य सड़क को NH करने के लिए, जैसा कि पूर्व में भी हम लोगों ने जानकारी दी है मंत्रालय ने, कि सामरिक महत्व को दृष्टिगत करते हुए और जो स्टेट सेक्टर की रोड है उसमें PCO जो पैसेंजर कार यूनिट के आधार पर और टूरिज्म के देखते हुए और राज्य सरकार के आग्रह पर भी ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जहां क्योंकि PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अंतर्गत ही हम NH ले पाते हैं, वर्तमान में चूँकि 1.5 लाख किलोमीटर NH हमारे पास है, ऑलरेडी हम उन्हीं को जो 4 लेन है 6 लेन करने का काम, उसी को डेवलपमेंट करने का काम कर रहे हैं। और मैं कहता हूं कि माननीय सदस्य जी ने जो प्रस्ताव देते ही रहते हैं, तो उस पर हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा आकलन किया जाता है और उस पर कार्रवाई करते हैं। ऑनरेबल मेंबर। Sir, my second supplementary is about 2 state roads, that is Palakkad to Thrissur via Ottapalam and Shornoor, and Pollachi to Thrissur via Gopalapuram, Konyambara and Palakkad. As these 2 roads have high density of vehicular movements, whether the government has received any proposal for converting these state roads as a national highways? If so, steps taken. महोदय, चूंकि माननीय सदस्य जी ने फिर स्टेट सेक्टर्स की रोड का जिक्र किया है,
मैंने कहा है कि हमने इन सब मानकों के आधार पर जो उस पर PCO है उस पर ध्यान रखते हैं, मगर हम फिर भी भारत सरकार के माध्यम से राज्य सरकार को भी ठीक करने के लिए CRIF फंड से पैसा दिया जाता है। उस फंड के माध्यम से भारत सरकार के पैसे मिलने वाले फंड से राज्य सरकार उस पर काम कर सकती है, उसके को बेहतर बना सकती है। ये मैं माननीय सदस्य कर सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 श्री पुरुषोत्तम भाई रूपाला। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक 9। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर पटल पर रख दिया गया है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री श्री ने वो जल स्रोतों में से डिसिल्टिंग के बारे में जवाब दिया है, उसके लिए मैं इनका आभारी हूँ। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिनों पहले वहाँ रीजनल वाइब्रेंट समिट हुआ था और उसी के चलते आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहाँ पधारे थे और उन्होंने इस विस्तार के लोगों के एक्सप्रेशन को बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ाने का प्रयास किया। इसके सिलसिले में मैं 2 मिनट एक लाइन बोलना चाहूँगा सर। राजकोट, मोरबी और जामनगर मिला के एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब डेवलप हो रहा है। इसके चलते पूरे सौराष्ट्र में से और देश में से उसी क्षेत्र में आबादी भी बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज भी बढ़ रही है। इसी के चलते मेरा माननीय मंत्री जी से आपके द्वारा अनुरोध है कि वर्तमान जल स्रोतों को जैसे कि आजी, न्यारी, रांदरडा, लालपरी और एक नया सरोवर बनाया है अटल सरोवर, इन सभी जल स्रोतों की क्षमता बढ़ाने के लिए भारत सरकार की ओर से, जल शक्ति मंत्रालय की ओर से राज्य सरकार और कॉरपोरेशन को साथ में लेकर कोई विस्तृत योजना बनाने का आशय है, ऐसा मैं नम्र अनुरोध करना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, सांसद मेंबर खुद राजकोट से आ रहे हैं और उनको पता है कि राजकोट में पीने के पानी की भी बहुत किल्लत थी और माननीय प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे जब भी उन्होंने कई जो बांध बनाए और नर्मदा से सीधा सभी डैम के अंदर जो पानी डाला, उसके वजह से पीने के पानी की किल्लत ख़त्म हो गई है। अब जो इंडस्ट्री वहाँ पर बढ़ रही है उसके लिए जो पानी के स्रोत है वो बढ़ाने की कोशिश हम करें। जल जीवन मिशन का विषय नहीं है, मगर हमारे मंत्रालय में से ही हम लोगों को भी साथ जोड़कर वहाँ पर जल संचय जन भागीदारी का एक कंसेप्ट जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिया था उसके आधार पर कर रहे हैं। उसके अंदर कभी तक 39.6 लाख स्ट्रक्चर अभी तक ये 10-12 महीने में बन गए हैं और सांसद जी को पता है, मेंबर ने उसके अंदर मैं कह सकता हूँ कि राजकोट में पूरे गुजरात में सबसे ज़्यादा काम हुआ है और लोगों ने सहयोग करते हुए करीब 15 हिटाची उस काम के लिए जो NGO को भी दिया उसके ऊपर भी काम चल रहा है और सबसे अच्छा काम राजकोट और मोरबी विस्तार में हो रहा है। जो आवश्यकता एकदम बड़ी है उसके कारण पानी की व्यवस्था करनी भी आवश्यक है और उसके ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है, मगर ये जो जल जीवन मिशन का ये सब्जेक्ट नहीं है। मेंबर सर, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये राज्य सरकार का विषय है वो मैं मानता हूँ, मगर सर जल शक्ति मंत्रालय बनने के बाद जैसे सभी पानी के स्रोतों को उसका अध्ययन करना, उसके विवेकपूर्ण उपयोग करने की जो गाइडलाइन से भी केंद्र सरकार की ओर से प्रकाशित हुई है, उसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार और स्थानीय तंत्र को साथ में रखकर कोई एक प्लान बने जिसके जरिए इस विकसित एरिया के जल आपूर्ति के लिए भविष्य में बाधा न पड़े। बहुत सुझाव बहुत ही अच्छा है और उसके ऊपर अमल भी हुआ है। कई राज्यों ने ये गाद निकालकर उसमें से भी आर्थिक उपार्जन का काम किया हुआ है और वो बहुत बड़ी मात्रा में हो भी रहा है। गुजरात के अंदर भी और बाकी राज्यों में भी, राजस्थान के अंदर भी गाद निकालकर डैम में उसकी क्षमता बढ़ाने की जो कोशिश की है उसके बहुत अच्छे परिणाम भी मिले हैं। यहाँ पर भी जो हमने 2022 में गाद निकालने की जो कार्यशैली है उसके लिए भी एक राष्ट्रीय ढांचा प्रकाशित किया है ताकि राज्यों और बांध के मालिकों को गाद प्रबंधन कैसे करना है उसकी इंफॉर्मेशन उनको मिल जाए। ये जो गाद निकालना है वो भी जो उसके मालिक होते हैं, स्टेट होते हैं या केंद्र सरकार है, तो उनकी वो जवाबदारी होती है।
मगर बांध को नुकसान ना हो उसी तरह से एक गाद निकाला जाए, उसके कारण उसकी क्षमता बढ़े, ये कोशिश पूरी तरह से हो रही है। क्वेश्चन नंबर 10 श्रीमती रूप कुमारी चौधरी। तो मैंने कहा खत्म हो गया थिएटर, बोले क्यों, मैंने जो कुछ श्री बन्नालाल रावत जी। सर प्रश्न नंबर 10। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष जी, विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। माननीय सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने विकसित भारत में विकसित जनजाति बस्तियों को लेकर धरती आबा जनजाति उन्नत ग्राम अभियान चलाया। ये बहुत उत्कृष्ट है, बहुत इसमें संभावनाएं हैं। माननीय मंत्री महोदय ने विस्तृत जवाब भी दिया है कि 17 जो है इसमें लाइन मिनिस्ट्रीज हैं और 25 इंटरवेंशन है। मेरा आग्रह ये रहेगा अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कि मंत्री महोदय की उसमें पूरा जवाब नहीं आया। मेरा आग्रह ये है कि 25 इंटरवेंशन जब जनजाति बस्तियों में जाने लगभग 63,000 गाँव में, तो क्या हर एक गाँव का कोई प्लान बना है, और यदि प्लान बना है तो कितने प्रस्ताव अभी तक आए हैं? ये मेरा आग्रह आपसे। माननीय सभापति जी, देश में सर्वाधिक शासन जिन दलों ने किया उन्होंने जनजाति समाज की पृथक से कोई चिंता नहीं की, किंतु स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जनजाति मंत्रालय का पृथक से निर्माण करके जनजाति समाज के बंधु बांधवों की चिंता की। देश के संवेदनशील और यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में जनजाति समाज के सर्वांगीण विकास के लिए धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान, जिसमें 63,000 गांवों को इसमें सम्मिलित किया गया है। इसी तरीके से प्रधानमंत्री जनमन, जिसमें जो अति पिछड़ी जनजाति। माननीय मंत्री जी, जब जवाब दो जेब में हाथ मत डाला करो। पीबीटीजी अति पिछड़ी जनजातियों को इसमें सम्मिलित करके और उनके सर्वांगीण विकास की रूपरेखा बनाई गई है और जिसमें युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। इसी तरीके से प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, इसी तरीके से आदि कर्म योगी योजना, श्री अन्न योजना, पेशा एक्ट जो जल जंगल जमीन जिसके लिए अनवरत जनजाति समाज संघर्ष करते रहा है, पेशा एक्ट लागू किया गया। जनजाति समाज में जो एनीमिया है, रक्ताल्पता है, कुपोषण जैसी उनकी बीमारियां, उसके निराकरण के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। जनजाति गौरव दिवस, मेरा कथन ये था महामहिम अध्यक्ष जी कि जनजाति समाज के सर्वांगीण विकास की रूपरेखा यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार के नेतृत्व में चल रही है। माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। मैं उस संबंध में विस्तृत जानकारी सदन के पटल पर रखी जा चुकी है, फिर भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर 2024 को धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया था। इस अभियान में 17 लाइन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए गए 25 उपाय शामिल हैं और इसका लक्ष्य अति पिछड़े गांवों और आकांक्षी जिलों में अवसंरचना और मानव विकास के अंतर को पूरा करके जनजाति समुदायों का समग्र सामाजिक विकास करना है। आप तो इतना सा बता दो कि गांव का प्लान बनाया या नहीं बनाया, इतना ही पूछा उन्होंने। इस अभियान के तहत देश भर के 30 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों में 2,911 ब्लॉकों में कुल 63,843 जनजाति गांवों को कवर किया गया है। इस अभियान में छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्यों के क्रमशः 6,691 और 7,667 गांव इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्री पूछना चाहते हैं मन्नालाल जी? जी सर, आग्रह यह है कि 63,000 गांव, तो ऐसा लगता है कि गांव को यूनिट बनाया। मेरा आग्रह यह कि हर एक गांव में ग्राम सभाएं करके वहां जो भी अंतराल है योजना का 25 इंटरवेंशन बिल्कुल क्लियर है, क्या अभाव है उसका पूरा प्लान यदि बन जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। इसके लिए ग्राम सभाओं के आयोजन करना इसमें एक अच्छा उपाय हो सकता है। मेरा आग्रह यह है कि ग्राम सभाओं का आयोजन सरकार करना चाहती है। सुझाव अच्छा है, सुझाव आपका बहुत उत्तम है और आगामी आपके सुझाव पर कार्यवाही की। क्वेश्चन नंबर 11 श्री देवेश साक्या।
नहीं है। माननीय मंत्री महोदय, उत्तर सभापटल बरोबर। क्वेश्चन नंबर 12 श्री बीके पार्थ सारथी। प्रश्न संख्या बोलो आप। सर 12 सर, क्वेश्चन नंबर 12। माननीय मंत्री महोदय, विस्तृत विवरण सभापटल पर रख दिया गया है। माननीय सदस्य। Speaker sir, I would like to ask the Honorable Minister through you sir. Sir, timely access to credit is critical for SC/ST entrepreneurs to sustain enterprises, meet working capital needs and prevent business disruptions. What specific steps has the ministry taken to address delays and ensure timely credit disbursable to SC/ST entrepreneurs, particularly women under the NSSH scheme, sir? अध्यक्ष महोदय, हमारा जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स हब्स है उसमें विशेष करके जिसकी चर्चा अभिमाननीय सदस्य ने किया है, हम लोग उनके विकास के लिए, उनका एंटरप्रेन्योरशिप के लिए काम करते हैं और उसमें महिलाओं के लिए विशेष ध्यान देते हैं। और उसका जो हमारे पास विवरण है उससे जो दे दिया गया है उनको शायद पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो मैं बता सकता हूं कि जो कितनी महिलाओं को लाभान्वित किया गया है वो 2020-21 से लेकर के 2024-25 तक के दिया गया है और टोटल में दिया गया है कि पुरुष लाभार्थी 68.18 है, जबकि महिलाओं का जहां तक सवाल है 39.72% लाभान्वित है। और उनके लिए जो हम लोग काम कर रहे हैं, जब से ही इसका प्रारंभ हुआ है 2016-17 में प्रधानमंत्री जी के बजट में जो हुआ था, 16 में प्रारंभ हुआ था और तब से इसमें हम लोग लगे हुए हैं और समस्त भारत में लगभग 15 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति हमारा जो हब्स है उसके माध्यम से कार्य हो रहा है। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। नो, ओके। लाव श्री कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 13 कैप्टन विरायतु फर्नांडिस। यस सर। ओके। माननीय मंत्री महोदय, ऑनरेबल मेंबर्स। Thank you, Speaker sir. Sir, this is concerning the construction of a flyover in front of Dabolim Airport, which is meant, everybody knows, for transporting coal from MPA to other states. Camera, sir. Sir, as per the rules, for any construction near the airport, as per the Gazette notification of Ministry of Civil Aviation, it is mandatory to take a NOC for OLS, obstacle limitation surface. लेकिन इस कंस्ट्रक्शन में सर ना एनओसी लिया, बार बार हम बताते रहे और इंडियन नेवी सर, which is the custodian of the airport, told the NHI contractor, please take the NOC because it is a danger for civil aircraft which are coming. But they were defiant. People went to the High Court and the High Court told to take the NOC from Navy. Accordingly, the design was altered. 17 pillars have been cut. So what is the loss suffered by the center while cutting? পুরা করার জন্য আবেদন এবং কাজ করছেন। আগামী দিনে এই এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা শুধুমাত্র একটি সেক্টর কয়েকটা সেক্টরকে ডেভেলপ করলে হয় না, সেখানে সার্বিকভাবে সমস্ত সেক্টরকে যদি একসঙ্গে একইভাবে একই গতিতে নিয়ে যাওয়া যায়, এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, তবেই আমরা সেই লক্ষ্যে পৌঁছাবো। বিকশিত ভারত বিকশিত ত্রিপুরার লক্ষ্য নিয়ে যে 2047-এ যে ধরনের পরিকল্পনা নিতে হয়, আমরা